तो वाटर जैसा कि हमने पढ़ा एक नेचुरल रिसोर्स है, इसको हमें प्रिजर्व करना चाहिए, इसको जो है कंजर्व करना चाहिए। तो इसके लिए हमने देखा कि इसको प्रिजर्व करने के लिए बाद में पहले भी कुछ अलग तरीके हुआ करते थे इसको प्रिजर्व करने के, कंजर्व करने के। फिर बाद में नए तरीके आ गए, जैसे डैम्स आ गए, बड़े बड़े डैम्स आ गए, कैनाल्स आ गए। ठीक, तो सही तरीका क्या है, कौन सा सही तरीका है जिससे कि जो है ये वाटर का जो सिस्टम है, जो मैनेजमेंट है, वो बढ़िया से किया जा सकता है ना। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और सबसे बेस्ट तरीका जो है उसको कहा जाता है वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब किसी तरह से वाटर जो है उसको हमें कलेक्ट करना है, जमा करना है, ताकि किसी पर्टिकुलर रीजन में जो है वाटर की अवेलेबिलिटी हमेशा बनी रहे। ठीक है, जितनी ज़रूरत है उतना हमेशा बना रहे। ज़्यादा हो तो बाहर छोड़ सकते हैं, लेकिन जितना ज़रूरत हो उतना हमेशा अवेलेबिलिटी बनी रहे। तो ये तरीका है वाटर हार्वेस्टिंग का, है ना। आपने सुना होगा कि एक सिस्टम है वाटर शेड, है ना। अब राजस्थान में कहीं भी जाएंगे तो देखेंगे कहीं पहाड़ है, बिल्कुल सूखा सूखा जगह है, कहीं भी आपको कुछ पेड़ पौधे नहीं दिखेंगे, छोटी छोटी झाड़ियाँ बस दिखेंगी। लेकिन ऐसे 10 किलोमीटर आप चलेंगे तो एक छोटा सा रीजन मिलेगा कहीं पर, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का रीजन, जो बहुत ही हरा होगा, वहाँ पर पेड़ पौधे होंगे, वहाँ पर पानी होगा, वहाँ पर खेती हो रहा होगा, है ना। तो 10-15 किलोमीटर आप चलेंगे तो चलने के बाद एक छोटा सा एरिया मिलेगा जहाँ पर सब कुछ हरा भरा है, वहाँ पर पानी भी है, वहाँ पर जो है हरियाली भी है, पेड़ पौधे सब कुछ है। तो वो जो एरिया है उसको वाटर शेड कहा जाता है। छोटा सा जो एरिया है जहाँ पर पानी अवेलेबल है उसको वाटर शेड कहा जाता है। तो वाटर शेड मैनेजमेंट जो है वही सबसे अच्छा तरीका है इस वाटर को प्रिजर्व करने का, कंजर्व करने का, है ना। कि वो जो छोटा सा सिस्टम है वहाँ पर जो वाटर की अवेलेबिलिटी है हमेशा बनाए रखते हैं। किस तरह से बनाए रखते हैं उसी को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो पहले थोड़ा सा बताया गया कि वाटर शेड जो है वो क्या है, उससे क्या फायदे हैं, फिर बताया गया किस तरह से वाटर शेड बनाया जा सकता है, वहाँ पर किस तरह से वाटर को सेव किया जा सकता है, प्रिजर्व किया जा सकता है। ठीक, मैं इसको पढ़ता हूँ, मैंने जो नोट्स लिख रखा है, आप भी चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये नोट्स लिख सकते हैं, है ना। कहा गया वाटर हार्वेस्टिंग इन अ वाटर शेड। वाटर शेड जैसे मैंने बताया कि एक छोटा सा एरिया है, तो वहां पर किस तरह से पानी जो है हम लोग कलेक्ट करेंगे, जमा करेंगे, उसको रोक कर रखेंगे, उसकी बात कर रहे हैं। तो वाटर हार्वेस्टिंग इन अ वाटर शेड emphasizes on scientific soil and water conservation to increase the biomass production। ठीक, तो ये कह रहा है कि साइंटिफिक तरीके से जो है सॉइल और वाटर का कंजर्वेशन वहां पर किया जाता है, जिससे कि जो है वहां पर बायोमास का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। बायोमास प्रोडक्शन का मतलब क्या है, जैसे कि वहां पर कुछ प्लांट्स हैं, जीव जंतु हैं, सब जो है वहां पर ग्रो करने लगते हैं, पेड़ पौधे भी हो गए, खेती होने लगी, फिर जानवर भी वहां पर पलेंगे, अगर हरियाली होगी तो वहां पर जानवर भी पलेंगे, पालतू जो है पालतू जानवर होते हैं उनको पाला जाएगा। तो इस तरह से पूरा तरह से बायोमास प्रोडक्शन जो है वहां पर बढ़ जाता है। तो ये जो है ये वाटर हार्वेस्टिंग का फायदा है। इसके आगे बताया गया द मेन एम ऑफ वाटर शेड मैनेजमेंट इज टू डेवलप प्राइमरी रिसोर्सेज ऑफ लैंड एंड वाटर टू प्रोड्यूस सेकेंडरी रिसोर्सेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू इनहेंस द बायोडाइवर्सिटी एंड टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, है ना। तो ये जो वाटर शेड मैनेजमेंट का जो कहा गया कि जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि सबसे पहले प्राइमरी रिसोर्स पैदा किया जाए। प्राइमरी रिसोर्स का मतलब छोटे छोटे डैम बना दिए, डाइक्स बना दिए, है ना, जिससे कि वहां पर पानी जमा होने लगेगा। पानी जमा होने लगेगा, पेड़ पौधे कुछ लगा दिए तो पेड़ पौधों की वजह से भी पानी जमा होता है। ठीक, तो इस तरह से जो है वहां पर पानी जो है, जो वाटर है, उसको हमने कलेक्ट करने का एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे कि वहां पर प्लांट्स जो है वो ग्रो होने लगेंगे और धीरे धीरे वहां पर जो है लोग जानवरों को पालने लगेंगे, उनकी जनसंख्या भी बढ़ने लगेगी, है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे दूसरा सोर्स जो है वो डेवलप हो जाएगा। पहले जो है हम लोग पानी जमा करेंगे, उसका पानी जमा हो जाएगा तो उसके बाद जो है वहां पर खेती होने लगेगी, प्लांट्स आएंगे, है ना, और जानवर पाले जाने लगेंगे। तो ये दूसरे रिसोर्सेज हो गए।
ठीक। फिर आगे बताया गया, इस सिस्टम से कहा गया कि बायोडायवर्सिटी को इनहेंस किया जाता है और इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है। बायोडायवर्सिटी के बारे में मैंने बताया था कि हर तरह के जानवर वहां पर रहते हो तो कहा जाता है कि यहाँ पर बायोडायवर्सिटी है। तो हर तरह के जानवर होने चाहिए, हर तरह के प्लांट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं जैसे कि रेगिस्तान होता है वहाँ पर केवल बबूल के पेड़ मिलेंगे और कोई पेड़ मिलेंगे नहीं, तो वहाँ पर बायोडायवर्सिटी नहीं है। केवल जानवर मिलेंगे तो बकरी और ऊँट मिलेंगे और कोई जानवर नहीं मिलेंगे, तो वहाँ पर बायोडायवर्सिटी नहीं है। लेकिन जहाँ पर इस तरह से जो है ये वाटर शेड का सिस्टम जो बनेगा, वहाँ पर इस तरह से मैनेज किया जाएगा, तो वहाँ पर बायोडायवर्सिटी आएगी। हर तरीके के जानवर वहाँ पर रह सकते हैं, हर तरीके के फसल वहाँ पर उगा सकते हैं, हर तरीके के पेड़ वहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बायोडायवर्सिटी जो है वो इनहेंस होगी और साथ में कहा गया इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा। इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब है कि जो हमें जो है शुरू में मिला था कि इतने सारे जानवर रहते थे, इतने सारे तरीके के पेड़ पौधे रहते थे, वो सारी चीजें वहां पर डेवलप होने लगेगी। इसलिए इकोलॉजिकल बैलेंस जो है बना रहेगा। ठीक, अब आगे कहा गया वाटर शेड मैनेजमेंट इंक्रीजेज द इनकम ऑफ लोकल कम्युनिटी एंड रिड्यूसेज द चांसेज ऑफ फ्लड्स एंड ड्राउट्स। तो ये कह रहा है कि जो वाटर शेड मैनेजमेंट होता है उससे जो वहां पर रहने वाले लोग हैं, उस वाटर शेड का जो एरिया है, उस एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उनका इनकम भी बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पर खेती होने लगेगी, लोग जानवर पालने लगेंगे, तो जानवरों से जो है कई तरह के जो है प्रोडक्ट्स उनको मिलते हैं, जानवर बेच करके पैसे कमाते हैं, तो वहां पर इकोनॉमिकली जो है उनको फायदा होगा और साथ में सूखा और बाढ़ के जो चांसेज हैं वो भी कम हो जाते हैं, है ना। तो ये फायदा है इसका। फिर आगे बताया गया वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन वर्किंग टू रिस्टोर द एनिशिएंट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, है ना। वेरियस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जनरली जो है एनजीओ है, वो काम करते हैं कि किस तरह से जहां पर पानी नहीं है वहां पर पानी जो है मतलब वाटर हार्वेस्टिंग का जो सिस्टम है वो डेवलप करते रहते हैं। तो उनके बारे में बताया गया वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन वर्किंग टू रिस्टोर द एनिशिएंट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एज एन अल्टरनेटिव टू मेगा प्रोजेक्ट्स लाइक डैम्स। तो फाइनली बात यहाँ पर यही आई कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं डैम वाले, नहर वाले, तो उनके बदले में जो है सबसे बेटर क्या है कि ये जो वाटर शेड सिस्टम है छोटे छोटे जगहों पर जो है वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया जाए, हर लोकलाइज एरिया में वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया जाए। ये जो है ये बेटर तरीका है इस बड़े बड़े जो डैम वाले प्रोजेक्ट हैं उनसे। वो बेटर क्यों है वो यहाँ पर बताया गया है ना। बेटर इसलिए भी है क्योंकि आप सोच सकते हैं कि छोटे से एरिया में होगा तो वहाँ पर जो भी वाटर जो है वाटर कलेक्ट करेंगे वो खुद ही वो लोग जमा करेंगे और उससे कई तरीके के जो है वो फायदे उठाएंगे, जो फसलें रोपेंगे, पेड़ लगाएंगे, जानवर पालेंगे, वो कुछ इस तरह से मिसमैनेज नहीं करेंगे कि वहाँ पर किसी भी तरह का इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो, क्योंकि उनसे खुद उनको ही नुकसान होगा। जबकि बड़े बड़े जो डैम्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें बहुत बड़ा पर्पस लगा था कि बहुत सारा एरिया को कवर करना है। छोटे छोटे लोकलाइज एरिया के बारे में कोई नहीं सोचता है कि वहाँ के लोगों को क्या नुकसान हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है। वो सोचा जाता है कि ये 1000 किलोमीटर के दूर के जो एरिया है वहाँ तक कैसे यहाँ से पानी पहुँचाया जाएगा। हर छोटे छोटे एरिया के बारे में नहीं सोचा जाता। जबकि इस सिस्टम में, वाटर शेड वाले सिस्टम में जो लोकल लोग होंगे, क्योंकि वो उस सिस्टम का पार्ट होते हैं, तो उसको इस तरीके से मिसमैनेज नहीं करेंगे कि वहाँ पर किसी तरह का इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो है वो प्रोड्यूस हो जाए, किसी तरह का पोल्यूशन हो, किसी तरह का डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि उससे खुद उनको ही नुकसान होने वाला है ना। जबकि बड़े बड़े डैम की बात करें तो उसमें जो है सरकार जो है, जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और उनको पता नहीं होता कि छोटे छोटे लोकल एरिया में क्या प्रॉब्लम्स है, वहाँ पर किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, उनको पता नहीं होता और इसलिए उन सब चीज़ों को वो नेग्लेक्ट करते रहते हैं। तो इसीलिए ये लोकलाइज सिस्टम का बात किया जा रहा है कि जो वाटर हार्वेस्टिंग है एक छोटे से एरिया में वाटर शेड जो है जो होता है उसके अंदर ही वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है आगे दीज ऑर्गेनाइजेशंस, जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वाटर शेड में वाटर हार्वेस्टिंग का काम करते हैं
उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में कहा गया दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव यूज्ड वेरियस मेथड्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग लाइक डिगिंग पिट्स एंड लेक्स, मतलब छोटे छोटे गड्ढे बनाना, झील बनाना, है ना, बिल्डिंग स्मॉल डैम्स, छोटे छोटे उसी लोकल एरिया में छोटे छोटे जो है बांध बना देंगे वो, ताकि वहां पर पानी जमा हो जाए। बड़े बड़े नहीं बनाते, छोटे छोटे बनाएंगे ताकि उसी एरिया में जो है पानी जमा करके पानी को रोका जा सके। जो रेन वाटर है, बारिश होती है तो उसको बस रोका जा सके, इतने के लिए छोटा सा डैम बनाते हैं। कंस्ट्रक्टिंग डाइक्स, डाइक्स भी जो है एक तरह से डैम ही है। उसमें क्या करते हैं, इसमें भी एक डाइक्स में एक दीवार खड़ी की जाती है, ब्रिक्स की दीवार खड़ी कर सकते हैं आप, या जो स्टोन है उनकी जो है दीवार खड़ी कर सकते हैं, उनको डाइक्स कहते हैं। वो भी क्या करता है, वही काम करता है, पानी को रोकता है। कंस्ट्रक्टिंग सैंड एंड लाइमस्टोन रिजर्वायर्स, तो रिजर्वायर क्या है, एक तरह से तालाब जैसा ही है, जो पानी निकलने का रास्ता है उसको हमने जो है सैंड से या लाइमस्टोन से घेर दिया उसको, ठीक है, तो जो पानी है वहां पर रुका रहेगा। सेटिंग ऑफ रूफटॉप वाटर कलेक्टिंग यूनिट्स, मतलब कहीं पर ऐसा भी होता है खूब बारिश हो रही है लेकिन जो पानी है वो टिकता नहीं है ना, जैसे पहाड़ी एरिया है तो वहां पर बारिश हुई तो बारिश का पानी सारा नीचे ले जाएगा, तो वहां पर लोग क्या करते हैं, अपने छत पर है वो पानी जमा करने का जो तरीका ढूंढ लेते हैं, छोटे छोटे, है ना, वहां पर सिस्टम ऐसे यूनिट्स बनाएंगे कि पानी उसमें भरा रहे, जमा रहे, ठीक। तो ये बताया गया कि किस तरह से जो है ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है वाटर हार्वेस्टिंग का काम करते हैं, कौन कौन से मेथड यूज करते हैं, है ना, और इस तरीके से ये जो वाटर हार्वेस्टिंग का जो तरीका है उससे फायदा क्या हुआ वो यहाँ बताया गया। दिस हैज रिचार्ज ग्राउंड वाटर लेवल्स एंड इवन ब्रॉट रिवर्स बैक टू लाइफ। तो इससे क्या होगा कि जब लोकल लेवल पर जब पानी जमा करने लगेंगे तो उस एरिया में जो है वो पानी जमा रहेगा, तो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो अपने आप बढ़ जाता है। ग्राउंड वाटर का जो लेवल है अगर वो बढ़ गया तो आसपास में जो नदी बहती थी, है ना, वो कई बार सूख जाती थी। क्यों? क्योंकि उसका पानी तो नीचे चले जाता था। अब नीचे पानी पहले से पड़ा होगा, ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ चुका है ना, तो क्या होगा, अब उसमें जो पानी आएगा वो बहता रहेगा। तो इससे क्या हुआ कि जो रिवर्स हैं जो सूख जाती थी अब उनमें लगातार पानी बहने लगा, है ना, तो ये फायदा हुआ। ये बताया गया कि हमारे देश में वाटर हार्वेस्टिंग का जो तरीका है वो बहुत पुराना है ना, कई जगह जो है हर स्टेट में अलग अलग तरीके होते थे वाटर हार्वेस्टिंग का, उसके बारे में यहाँ बताया गया। कहा गया वाटर हार्वेस्टिंग इज एन ओल्ड कॉन्सेप्ट इन आवर कंट्री, कुल्स इन हिमाचल। ये कुल्स जो है इसके बारे में आप देखेंगे एनसीईआरटी में थोड़ा डिटेल में दिया गया है। एक तरह से नहर जैसा ही है कि जहाँ पर पानी जमा है ना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी जमा है वहाँ से छोटे छोटे मैन मेड जो है कैनाल जैसे बनाते थे, और वो मैन मेड कैनाल जो है कहाँ पर, वहाँ से पानी कहाँ जाता था, खेतों में जाता था, जहाँ पर खेती होती थी, सिंचाई होती थी, तो उनको कुल्स कहते थे हिमाचल में। ये है आहर्स इन बिहार। बिहार में आप जाएंगे हर गांव में जो है ये आहर मिलेंगे, आहर पोखर बोलते हैं वहाँ पर, है ना। हमने कभी ध्यान से उसको देखा नहीं कि ये हर गांव में ऐसा जो है एक तालाब जैसा क्यों बना होता है जहाँ पर पानी जमा होता है ना, लेकिन वो बेसिक वही तरीका था कि वहाँ पर जो बारिश होती है, बारिश का पानी जो है उसको जमा करना है, जो इवन गर्मी में भी वो पानी उसमें बना रहता है। तो क्या होगा, पानी अगर उसमें रहेगा तो ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो हमेशा बना रहता है, ठीक। उसी तरह से बताया गया ताल्स इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में से ताल्स मतलब तालाब जैसे हो गए, तो तालाब होते थे महाराष्ट्र में, आर सम ऑफ दोज मेथड्स, ठीक। तो ये पुराने जमाने में हमारे जो कंट्री है उसके डिफरेंट स्टेट्स में कई सारे तरीके होते थे वाटर हार्वेस्टिंग का, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। हिमाचल में कुल्स, बिहार में आहर्स, महाराष्ट्र में ताल्स, ये कई सारे मेथड से वाटर हार्वेस्टिंग के। और वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताया गया कि वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स आर लोकलाइज्ड, मतलब चूंकि ये छोटे छोटे एरिया में होता है जो मैं बता रहा था, तो ये लोकलाइज होता है, सो दैट इट कैन बी यूज बाय लोकल पीपल विदाउट हार्मिंग द इकोलॉजी।
है ना। तो चूंकि ये छोटे छोटे लेवल पर काम किया जाता है वाटर हार्वेस्टिंग का, तो वहाँ के लोकल पीपल जो है, लोकल लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और वो खुद इसका फ़ायदा उठाते हैं, और वो ये नहीं चाहेंगे कि वहाँ की इकोलॉजी में कोई भी तरह का इम्बैलेंस है, कोई भी नुकसान हो, तो वो अच्छे तरीके से काम करते हैं विदाउट हार्मिंग द इकोलॉजी। ठीक, इसके बाद बताएगा इट ऑल्सो रिड्यूसेज द चांसेज ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड मिसमैनेजमेंट। चूंकि इसमें लोकल लोग इन्वॉल्व हैं तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता और मिसमैनेजमेंट नहीं होता। जैसा कि मैंने बताया कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन से भी और मिसमैनेजमेंट से भी, दोनों से वहां के रहने वाले लोगों का ही नुकसान होगा, तो वो ये चाहेंगे नहीं कि ऐसा हो। जबकि जो डैम्स की बात करते हैं तो उसमें लोकल लोग इन्वॉल्व नहीं होते थे, सरकारी लोग इन्वॉल्व होते थे, तो क्या होगा उसमें कि वो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, तो कई बार ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी होता है और मिसमैनेजमेंट भी होता है। फिर आगे कहा गया सो वाटर हार्वेस्टिंग increases the groundwater level which is relatively more safe than surface water, है ना। तो इस वाटर हार्वेस्टिंग से सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ग्राउंड वाटर लेवल जो है हर तरीके से जो सरफेस वाटर है उससे सेफ होता है, क्योंकि वहां पर कंटेमिनेशन नहीं जा सकता। जो कहते हैं ना पानी जो है प्रदूषित हो गया, उसमें पोल्यूशन आ गया, तो ग्राउंड वाटर जो है उसमें पोल्यूशन बहुत ही कम जा पाता है। जबकि सरफेस वाटर होगा तो वहां पर मच्छर पैदा होंगे, है ना, वहां पर डस्ट जाएगा, तो वो ज्यादातर गंदा हो जाता है। लेकिन ग्राउंड वाटर जो है वो हर तरीके से सेफ रहता है। और दूसरा चीज है ये बताया गया इट रिचार्जेज द वेल्स एंड improves द वेजिटेशन इन दैट एरिया है। तो ये कहा कि जो आसपास में जो कुएं होते हैं, वेल्स यानी कि जो कुएं होते हैं, उनको रिचार्ज कर देता है, मतलब उसमें पानी भरने लगता है, क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ गया है तो उनको एक तरह से रिचार्ज कर देता है, यानी कुएं में पानी भरने लगता है और improves द वेजिटेशन इन दैट एरिया, मतलब आसपास का एरिया में जो है वो पेड़ पौधे जो है वो ज्यादा जो है दिखने लगते हैं, लगाए जाते हैं, तो हरियाली दिखने लगती है ना। तो इस वाटर हार्वेस्टिंग से कई सारे फायदे हैं और ये सबसे बेस्ट तरीका है वाटर मैनेजमेंट का। तो अभी तक हमने जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, उनको जो है किसी तरह से मैनेज किया जा सकता है, उनको कंजर्व किया जा सकता है। जैसे कि हमने पढ़ा फॉरेस्ट के बारे में, वाटर के बारे में, है ना, तो इनको जो है वो मैनेज किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जिनको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल काम है, जैसे कि ये है कोल एंड पेट्रोलियम। ये जो है ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड मात्रा में हैं, और जैसे जैसे हम यूज करते जाएंगे ये धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे, है ना। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो एनर्जी की ज़रूरत भी बढ़ती जा रही है। एनर्जी की ज़रूरत बढ़ेगी, सड़कों पर जो है गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, तो इनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है ना। तो डिमांड बढ़ती जा रही है तो कंजम्पशन और बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो दो चीजें हैं इसमें। एक तो ये है कि चूंकि ये लिमिटेड मात्रा में है तो किसी न किसी दिन ये खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसको तो या तो हम ये कर सकते हैं कि कंजम्पशन को इसके कम करें, और वो कम होता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि हमारा जो डिमांड है वो तो बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, तो डिमांड घट नहीं रहा, यानी कंजम्पशन घट नहीं रहा। तो एक बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब इनको हम यूज करते हैं तो इनको यूज करने से कई तरह का पोल्यूशन जो है फैलता है। जैसे इससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेज बनती हैं, है ना, सल्फर और नाइट्रोजन का ऑक्साइड भी जो है इससे प्रोड्यूस होते हैं। तो इनमें से कई सारे गैसेज जो हैं वो पॉइजनस होती हैं जब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होंगी तो। और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि एक तरह से ग्रीन हाउस गैस है, वो क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता
है ना। तो ये पोल्यूशन वाला दिक्कत जो है एक अलग से दिक्कत है। एक तो दिक्कत ये है कि लिमिटेड मात्रा में है, धीरे धीरे घटता जा रहा है, खत्म हो जाएगा किसी न किसी दिन। और दूसरी दिक्कत ये है कि जब हम इसको यूज करते हैं तो पोल्यूशन फैलता है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम या तो इसका कंजम्पशन को स्लो कर सकते हैं या दूसरा अल्टरनेटिव जो है रिसोर्स खोज सकते हैं जो कि एनर्जी की जो जरूरतें हैं उसको पूरी कर सके, है ना। तो जो मैंने अभी समझाया उसी के बारे में यहाँ पर नोट्स लिखा हुआ है, तो आप पॉज करके इसका नोट्स भी लिख सकते हैं। मैं इसको धीरे धीरे पढ़ के समझाता हूँ। बताया गया नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, एयर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी यूज्ड इन सस्टेनेबल मैनर, बट मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल एंड पेट्रोलियम इज वेरी डिफिकल्ट टास्क बिकॉज दीज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी, है ना। जैसा कि मैंने बताया कि लिमिटेड मात्रा में है तो इनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम है। सिंस पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एंड इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो इंक्रीजिंग, सो डिमांड ऑफ दीज रिसोर्सेज आर ऑल्सो इंक्रीजिंग टू मीट आवर नीड्स। हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए इसका डिमांड जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। सो दीज रिसोर्सेज विल बी एग्जॉस्टेड इन द फ्यूचर, किसी न किसी दिन ये खत्म हो जाएंगे। नो मैटर हाउ केयरफुली वी यूज, कितनी भी सावधानी से हम इनको यूज करेंगे तो किसी न किसी दिन खत्म होना ही है, ठीक। और आगे कहा गया ऑल्सो यूज ऑफ दीज फॉसिल फ्यूएल्स कॉजेज पोल्यूशन एंड हार्म्स आवर इन्वायरमेंट। तो इससे पोल्यूशन भी पैदा होता है, इन्वायरमेंट को हानि पहुंचती है, ठीक। तो कहा गया यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज प्रोड्यूसेज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर पॉइजनस। ये पॉइजनस होते हैं, जब ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होंगे तो हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाएंगे। एंड CO2 इज यानी कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस विच कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। तो ये पोल्यूशन वाली दिक्कतें आ गई यहाँ पर, ये होता है। सो हम क्या कर सकते हैं, सो आइदर वी शुड रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ दिस फॉसिल फ्यूएल्स और वी शुड लुक फॉर सम अदर अल्टरनेटिव्स, है ना। या तो हम लोग इनका कंजम्पशन कम कर दें या कुछ दूसरा अल्टरनेटिव तरीका खोजेंगे एनर्जी के लिए, है ना। एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी होता है, विंड एनर्जी होता है ना, न्यूक्लियर एनर्जी होता है। तो कोई दूसरा मेथड हमें खोजना पड़ेगा, है ना। तो ये चीजें हैं। अब आगे बताया गया टू रिड्यूस द कंजम्पशन, इनके कंजम्पशन को रोकने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, है ना। कई सारी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। जैसे पहला है इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ व्हीकल्स, है ना। अगर जो गाड़ियां हैं अगर उनकी इफिशियंसी बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली कंजम्पशन कम होगा, कम कंजम्पशन से माइलेज ज्यादा देंगे। दूसरा है यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, है ना, और बाईसाइकिल इंस्टीड ऑफ पर्सनल कार। तो अगर पर्सनल कार यूज करेंगे तो खूब सारी गाड़ियां चलेंगी, खूब सारी गाड़ियां के बदले में हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर यूज करने लगेंगे तो उसका कंजम्पशन जो है अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। फिर कहा गया यूज LED बल्ब्स इंस्टीड ऑफ नॉर्मल बल्ब्स एंड ट्यूबलाइट्स, क्योंकि LED जो बल्ब है इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, ये कम जो है एनर्जी कंजम्पशन करता है और ज्यादा लाइट देता है। तो ये जो है ये ज्यादा फायदे का चीज है। तो LED बल्ब को यूज करना चाहिए, नॉर्मल बल्ब ट्यूबलाइट यूज नहीं करना चाहिए, है ना, जो कि थोड़े सस्ते आते हैं लेकिन एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करते हैं। ये थोड़ा महंगा आता है लेकिन कम एनर्जी कंज्यूम करता है। फोर्थ है यूज स्टेयर्स इंस्टीड ऑफ लिफ्ट, है ना। तो हमें थोड़ा सा अपना जो है आराम का जो सिस्टम है, जो लाइफ है, उसको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। लिफ्ट नहीं यूज करें, स्टेयर से जाएं तो लिफ्ट जो एनर्जी खर्च करता है वो बचेगा। फिफ्थ बताया गया वियर स्वेटर्स इंस्टीड ऑफ हीटिंग डिवाइस इन विंटर। अब जाड़े में हम लोग हीटर जलाते हैं तो हीटर जलाने के बजाय गर्म कपड़े पहन सकते हैं, है ना। गर्म कपड़े का यूज करेंगे तो एनर्जी कंजम्पशन कम होगा। तो ये सारी चीज करनी पड़ेगी, करने में बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते इस चीज को, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अल्टरनेटिव भी खोजना पड़ेगा, ठीक। तो और आगे देखते हैं कि और हम लोग आगे क्या क्या कर सकते हैं। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या सीखा है ना। अभी तक हमने ये सीखा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो मैनेजमेंट है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट है, वो बहुत ही
मुश्किल काम है, डिफ़िकल्ट टास्क है। वो इसलिए क्योंकि अलग अलग तरीके के जो लोग हैं उनका अलग अलग इंटरेस्ट है, और सब आदमी जो है, हर जो लोग हैं वो अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करते हैं। उनको पता नहीं कि मेरे इस काम से दूसरे को क्या फ़र्क पड़ने वाला है, उसको क्या नुकसान होने वाला है, लोग नहीं देखते हैं, है ना। तो सब आदमी अपने अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रख के काम करते हैं, है ना। तो हमें जो है उनके इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना है, और साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि कुछ लोगों के इंटरेस्ट की वजह से बहुत ज़्यादातर लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो ये भी ध्यान में रखना है कि लोगों का इंटरेस्ट भी थोड़ा पूरा हो, क्योंकि हमें विकास भी करना है। विकास के जो कार्य हैं वो रुकने नहीं चाहिए, वो भी होते रहने चाहिए। और साथ में जो है इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स है वो भी जो है ज़्यादा नहीं बढ़े, किसी तरह से मैनेज हो। ये दोनों काम जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो है हमारे देश में भी होते हैं, इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशंस भी हैं, है ना। उसके बावजूद भी जो है आप देखेंगे कि पोल्यूशन फैल रहा है, लोग अपना विकास कर रहे हैं। तो विकास करने के लिए बहुत सारी एनर्जी यूज कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं सब कोल पेट्रोलियम का, है ना। तो रूल रेगुलेशन के आगे भी जाकर के हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। वो ये है कि ये दोनों चीज़ ध्यान में रखें, लोगों का इंटरेस्ट भी ध्यान में रखना है ना, अपने देश का विकास भी करना है, और साथ में ये भी देखना है कि ओवरऑल जो ह्यूमैनिटी है उसके लिए कोई नुकसान का काम तो हम नहीं कर रहे, कोई इन्वायरमेंटल जो है प्रॉब्लम हम खरीद तो नहीं कर रहे। ये सोच करके जो है वो सारा कुछ प्लान करना चाहिए, तब जा कर के इसको सही तरीके से मैनेज किया जा सकता है ना, जो कि बहुत ही मुश्किल टास्क है। तो ये जो चीज़ मैंने बताया है उसको मैंने यहाँ पर लिखा भी है, आप चाहें तो इसका नोट्स बना सकते हैं। मैं एक बार पढ़ता हूँ। यहाँ पर कहा है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज वेरी डिफिकल्ट टास्क बिकॉज पीपल विल एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, देयर इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटी। अलग अलग आदमी के अलग अलग प्रायोरिटी होती है, अलग अलग इंटरेस्ट होता है, अलग अलग नीड्स होता है, सब अपने हिसाब से काम कर रहे होते हैं, है ना। सो वी शुड कीप द इंटरेस्ट ऑफ पीपल इन आवर माइंड, बट वी शुड ऑल्सो बी अवेयर दैट सेल्फिश इंटरेस्ट of few people should not create larger problems to larger number of people, है ना। सबका इंटरेस्ट तो ध्यान में रखना है, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि कुछ लोगों के इंटरेस्ट की वजह से बहुत ज्यादातर लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इन्वायरमेंटल दिक्कतें ना आए, ठीक। इट विल लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर इन्वायरमेंट। अगर कुछ लोगों के सेल्फिश इंटरेस्ट को हमने खुला छोड़ दिया कि भाई अपने हिसाब से काम कर लो, तो क्या करेगा, इन्वायरमेंट जो है वो उसको बहुत नुकसान पहुंचेगा, है ना। आगे कहा गया, सो गोइंग बियॉन्ड लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस वी नीड टू प्लान आवर रिक्वायरमेंट्स इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। इंडिविजुअली का मतलब हर आदमी जो है वो भी अपने लेवल पर सोच सकता है कि किस तरह से एनर्जी सेव करें, इन्वायरमेंट को सेव करें, ठीक। उसके बावजूद जो है कंट्री के, अपने जो देश के लोग हैं, देश के जो सरकार है वो भी अपना रूल रेगुलेशन बनाती है कि किस तरह से इन्वायरमेंट को सेफ रखा जाए। इंटरनेशनल रूल रेगुलेशंस भी होते हैं सेफ्टी के लिए, वो भी है। तो सब अपने अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं कि हमें किस तरह से काम करने चाहिए, किस तरह से बिहेव करना चाहिए कि इन्वायरमेंट भी अपना सही तरीके से बचा रहे और हमारे फ्यूचर जनरेशन के ये काम में आए, है ना। तो कहा गया, वी नीड टू प्लान आवर रिक्वायरमेंट्स इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली सो दैट benefits of development may reach to everyone and our future generations, है ना। तो मेन जो है इसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो यूज है वो किस लिए होता है, डेवलपमेंट के लिए। तो वो जो डेवलपमेंट है वो सब तक पहुंचना चाहिए, और वो डेवलपमेंट जो है हमारे फ्यूचर जनरेशन तक भी जाएगा जब इसको सही तरीके से मैनेज करेंगे, सारी चीज़ों का ध्यान में रखकर मैनेज करेंगे। तो यही जो है हमने इस चैप्टर में अभी तक सीखा है।